आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, मैं आपको क्लियर दिख रहा हूँ, हाँ या ना? कि तुम मुझे देख पा रहे, तुम मुझे सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो? हाँ, तो कितने लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए बेटा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं? कल भी मैंने बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ के आए हो नहीं आए हो? कि मैं रोज बोलता हूं आप लोगों से, बिना एनसीईआरटी पढ़े आना क्लास में पाप है। टाइम ही नहीं मिला, काम ही इतना था आज भैया, आज तो नहीं पढ़ी मैंने, रोज पढ़ती हूँ, कोई बात नहीं, चलता है। अम्मास पूनम पर नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, पर अम्मास पूनम पर पढ़ोगे तो चले नहीं चलेगा। अम्मास पूनम पर नहीं पढ़ोगे बेटा तो चलेगा, बट अम्मास पूनम पर ही पढ़ोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है? हाँ यार, है ना, जब से इंग्लिश मीडियम हुआ ना, ये साइंस वाला, ये मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में बिल्कुल भी साइंस। मुझे हिंदी मीडियम में जो फीलिंग मिलती है ना पढ़ाने की, अलग ही लेवल है भाई साहब उसका। चलिए, तो कल हम लोग बात कर रहे थे प्रतिरक्षा के बारे में। हम लोगों ने लिखा था कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं बेटा? कि हम लोग क्या करते हैं दिन में, या फिर हम लोग अपनी दिनचर्या में विभिन्न संक्रामक रोगों से क्या होते हैं बेटा, विभिन्न संक्रामक रोगों का करते हैं सामना करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न संक्रामक रोगों का सामना करते हैं। और कुछ ही रोगों से क्या होते हैं, हम लोग पीड़ित होते हैं, मतलब बाकी से बच जाते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होती है, एक प्रतिरक्षा, हमारे शरीर में क्या होती है, इसकी एक रक्षा प्रणाली होती है, इसे बोलते हैं प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं इसे? प्रतिरक्षा। क्या यह बात समझ में आई नहीं आई? प्रतिरक्षा क्या है? क्या यह बात आपको समझ में आई नहीं आई? प्रतिरक्षा क्या है? बहुत बढ़िया, आ गई, ओके डन। तो जो ग्रुप बना है, पीसीआई इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से ग्रुप बना हुआ है। मैं आप सभी को विदित कर रहा हूं इस बात से कि सेफ्टी का ख्याल हमारा है पूरा। इसमें आप किसी को भी, जो आपके क्लासमेट्स हैं जनरली पढ़ने वाले बच्चे, आप जोड़ सकते हो, बट उनको क्लासेस मिलेगी आईएमपी टॉपिक्स की, ओनली ऑन आईएमपी टॉपिक्स, यानी सीरियल बाय क्लासेस नहीं मिलेगी। उसके लिए तो क्या होना पड़ता है बेटा? बेच लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, जैसे आप लोगों ने खरीदा है बैच को, ठीक है? ऐसे सीरियल बाय सीरियल क्लास नहीं आएगी, पर वहां पे क्लासेस आएंगी, तो आप उनको जोड़ सकते हो, पर फायदा उनका है, इसमें कोई बात नहीं बड़ी नहीं है। हमारा मकसद एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, तो उसमें हम लोग जितना भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हो, कि एक वीडियो डालने में बहुत टाइम लगता है। आपने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, पर आपको देखना चाहिए। बहुत मेहनत लगी है उस वीडियो बनाने में और डालने में। तो कहने का मतलब यह है कि वो सब कुछ आपके लिए है। प्लाज्मोडियम का साइकिल मैंने आपको समझाया है, तो वो सिर्फ एक ट्रायल था। क्या था वो? ट्रायल। ऐसे वीडियोस भी आएंगे जब आपको वन शॉट लेक्चर्स होंगे, यानी मतलब एक चैप्टर को एक ही वीडियो में समझाया जाएगा आगे जाकर। तो कुछ वीडियोस ऐसे भी होंगे। जनरली संडे के दिन भी वीडियोस आ सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। और देखो, बड़ी बात नहीं है कि हम अच्छे चाव से देखें वीडियो को। देखो, वो अगर लाइव क्लास नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे भागे। हमारा मकसद स्किप करने का नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद होना चाहिए सीखने का, कि मास्टर क्या सिखाना चाह रहा है और हम क्या सीख पा रहे हैं। जब हमारे अंदर सीखने की भावना होगी तो सिंपल सी बात है, हमारे अंदर कोई भी बोरियत नहीं होगी। बोरियत तब होती है जब हम लोग सोच लेते हैं कि इस मास्टर से हमें समझ में आना ही नहीं है। हमारी फीलिंग ये हो जाती है कि इस मास्टर में समझ ही नहीं पाऊंगा, पाऊंगी, तो गारंटी है मेरी कि आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन आपने ये सोच लिया कि आई कैन अंडरस्टैंड बाय दिस मास्टर, तो गारंटी है कि आप समझ जाओगे। क्योंकि मैं खुद इस बात से जनरली हूं, और मैंने ये चीज देखी है। एक बार मैं क्या हुआ, बायोलॉजी की टीचर के पास बैठा था, तो मैंने सोच लिया कि इस मास्टर से मुझे समझ में नहीं आता बायोलॉजी, तो मैं उसके हाथ समझ नहीं पाता था। लेकिन वही मास्टर, एक दूसरा मास्टर पढ़ाता था वही का वही, और मैं कहता भाई साहब इनके हाथ अच्छा समझ में आता है, समझ में आ जाती थी। तो कहने का मतलब ये सिर्फ हमारी सोच पर डिपेंडेंट करता है कि हम कितना कुछ एफर्ट लगा सकते हैं। पढ़ने का मन भी दिमाग से है, नहीं पढ़ने का मन भी दिमाग से है। ना ही हाथ ने कहा कि इंस्टाग्राम चलाओ, ना ही हाथ ने कहा कि स्नैपचैट पे स्नैप बनाओ, सिर्फ किसने कहा? दिमाग ने कहा। तो मन चंगा तो कसौटी में गंगा, वो कहते ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जीतना मन से है,
किसी से नहीं जीतना तुम्हें, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे मन से है बेटा। तुम ये सोचते हो ना कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, आज नहीं, 2 मिनट नहीं पढ़ते, 10 मिनट नहीं पढ़ते, 50 मिनट नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा होगा, वो पढ़ रहा होगा और आपसे आगे निकल रहा होगा। तो यही तो एक होता है टॉपर में अंतर और आप में अंतर, कि हम आलसी हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी आलसी हैं। हम नहीं पढ़ रहे तो जरूरी नहीं कि कोई और नहीं पढ़ रहा है। आपसे 10 लोग आगे निकल रहे होते हैं और आप उनसे पीछे रह रहे होते हैं। कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे किसके बारे में, प्रतिरक्षा के बारे में पढ़े थे, और हम लोगों ने प्रतिरक्षा हमने भी ज्वाइन करना है क्या? हाँ, सबको ज्वाइन करना है उस ग्रुप को, सबको ही करना है, सबके लिए है वो उसमें बहुत सारे संकुल के बच्चे जोड़ने हैं हम लोग को, मुस्करा के जोड़ने हैं हम लोगों को, जताखेड़ा के संकुल के बच्चे जोड़ने हैं, रनायल के संकुल के जोड़ने हैं, धामंदा के संकुल के बच्चे जोड़ने हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे उसमें। कम से कम आप मानिएगा मेरे टारगेट है कम से कम 500-700 बच्चे तक पहुंचने का। इस पीसीआई का बहुत बड़ा विजन है यार, इसके साथ एफर्ट लगाओ, बस साथ दो, बस मेरा जिता तो मैं तुम्हें दूंगा, टेंशन मत लो। और मेरी बात सुन लो, आई एम बिल्कुल तुम्हें इस बात की घोषणा करता हूं, जिस बच्चे की 95 बनेगी, उस बच्चे की 95 बनेगी, सुन लो ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, आज मैं तुमसे कह रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, जिस बच्चे की 95 बनेगी, जो बच्चा यूपीएससी करना चाहता है, नीट करना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है, या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसके ऑनलाइन बैच मैं दिलवाऊंगा तुम्हें सबसे अच्छी कोचिंग से, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से दिलवाऊंगा मैं। आई एम घोषणा कर रहा है इस बात की एज अ पीसीआई के टीचर की तरफ से। और लगा सकते हो तो लगा लो एफर्ट, जितना लगाना है तुम्हें अब यहां से। और बेटा यूपीएससी का बैच बहुत महंगा आता है, आप इस बात को समझिए, पर मैं महंगे से नहीं डर रहा हूं। और वो 3 साल का बैच मिलता है तुम्हें, यानी मेंस तक की तैयारी करवाते हैं वो लोग। अब एमपीपीएससी करना चाहो तो एमपीपीएससी का ले लेना, यूपीएससी करना चाहो तो यूपीएससी का ले लेना। पर ये बिल्कुल ताल ठोक के बात कर रहा हूं मैं, सही तरीके से कह रहा हूं मैं। अच्छे से पढ़ोगे, 95 बनाओगे, तो गारंटी है पीसीआई आपको आपके आने वाले एजुकेशन में पूरा साथ देगी। कॉलेज लाइफ का जो एजुकेशन होगा उसे पूरा साथ देगी। बस लगा लो भैया जितना एफर्ट लगाना है तुम्हें। कौन कौन रेडी है इसके लिए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स रेडी? हाँ, जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो उनके लिए भी है भैया। सीओर जाके तैयारी करना चाहते हो, किसी कोचिंग को ज्वाइन करोगे आप, वहां की फीस हम भरेंगे, वहां की फीस मैं भरूंगा, मैं कह रहा हूं। सब कौन सा मास्टर जो कहता है यार इतना मान सब, तुम लोग फिर भी नहीं समझ रहे इस बात को। नहीं लगा सकते ना एफर्ट, मेहनत करने की इच्छा होना चाहिए अंदर से। और कितना लालच दे तुमको मैं बताओ। प्रॉमिस कर रहा हूं, प्रॉमिस नहीं पूरा प्रॉमिस कर रहा हूं, और मैं अपने प्रॉमिस से कभी पीछे नहीं हटता हूं, अपने प्रॉमिस से कभी पीछे नहीं हटता हूं बेटा। 5 स्टूडेंट में 95 प्लस गए तो 5 का मैं भरूंगा, तुम्हें इसकी टेंशन थोड़ी होना चाहिए यार। पढ़ना पड़ेगा, बस दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और अपने अंदर ये भावना मत लाओ कि मैं नहीं पढ़ूंगा आज ठंडे से निकालो कैलेंडर को अपने अंदर से, ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा किसके बारे में? हम लोगों ने 2 प्रकार की प्रतिरक्षा देखी, ज्यादा बात नहीं करते हुए अपने टारगेट्स पर ध्यान देते हैं। सहज प्रतिरक्षा, भैया सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सभी टीचरों को डेडलाइन दे दी गई है, नवंबर के एंड तक सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाए किसी भी कंडीशन में। तो हमने कहा एक बात समझिएगा, मैंने कल आपको एक बात समझाई थी बहुत ध्यान से, कि भैया मान लो कोई भी चीज हमारे पास पहले से उपलब्ध हो, जैसे एग्जिस्ट, हमारे घर पर हमारा भाई हो, या फिर हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास सामान हो, तो हम उसकी कदर नहीं करते, क्या नहीं करते, उसकी कदर नहीं बोलते। अब मान लो कोई नई चीज मिल जाती है तो ओहो दिस इज बाय फॉर स्पेशल, सुना कल कहानी सुनाई मैंने तुम लोगों को। तो यानी सहज प्रतिरक्षा क्या होती बेटा? जन्म से ही उत्पन्न होती है। क्या होती है? जन्म से ही। और एक बच्चे को अपनी माँ से मिलती है ये प्रतिरक्षा। क्या होती है बेटा? एक बच्चे को ये प्रतिरक्षा किससे मिलती है? अपनी माँ से मिलती है, यानी प्लेसेंटा द्वारा होता है। तो यह क्या बेटा, यहां इस प्रकार यह प्रतिरक्षा व्यक्ति में जन्म से ही उत्पन्न होती है या रहती है, सिंपल सी बात है। तो ये कौन सी प्रतिरक्षा होगी? अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा होगी। क्या होगी बेटा? यह अविशिष्ट प्रकार की। और एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है? हाँ, अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है। क्या बेटा? अविशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है। कौन सी? सहज प्रतिरक्षा।
कौन सी प्रतिरक्षा बेटा? सहज प्रतिरक्षा। अब ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। दिस इज टाइप ऑफ 4 टाइप्स। नंबर 1 है बेटा, कौन सा है? नंबर 1 हमें बस लिखना है, समझना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है? हाँ, नंबर 1 है शारीरिक रोध। क्या है? शारीरिक रोध। अच्छा, क्या बात का हम समझाना चाह रहे हैं भैया? शारीरिक रोध मतलब नंबर, अब हमारी बात करते हैं, शारीरिक मतलब होता है शरीर। हम लोग बात कर रहे हैं अपने बॉडीज की बात कर रहे हैं, अपने शरीर की बात कर रहे हैं, अपने स्किन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में। अब मान लीजिए कोई जीवाणु आकर यहां पर बैठ जाता है कोई भैया खांसने से क्या हुआ? कोई जीवाणु आ गया। सिंपल सी बात है, वो जीवाणु क्या होगा? उसको इस चमड़ी से लड़ना होगा, इस चमड़ी से अंदर जाना होगा। तो सबसे पहले रोध किसने खड़ा किया है? बताओ, किसने किया है? स्किन ने किया है, हाँ या ना? सबसे पहले रोध किसने खड़ा किया है? स्किन ने किया है, नहीं किया है? लाइव से ही निकाल दो बेटा संडे को, अपने लक्ष्य की सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये क्या है कि शारीरिक रोध है, कि भैया हम लोग क्या बोल रहे हैं? शारीरिक मतलब इसमें शरीर पर त्वचा का मुख्य रूप से जो सूक्ष्म जीवों को अंदर जाने से क्या करती है? रोकती है। अच्छा, एक बात सुनिएगा ध्यान से, आप में से बहुत सारे लोगों को कब्ज जमता है कभी कभी खांसी के टाइम पर। तो आप लोग सिंपल सी बात है करते नहीं करते भाई? आए? या फिर जनरली छींक आती है हम लोगों को, अच्छी करते हैं, करते नहीं करते? करते हैं ना? तो एक बात समझिएगा कि हम लोग, हमारा शरीर क्या करता है? उन जीवाणुओं को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता? उन जीवाणुओं को, संक्रामक जीवाणु क्या करता बेटा? एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम लोग क्या करते हैं? उनको बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? उनको बाहर निकालते हैं। हमारी एनसीईआरटी में वही लिखा देखो, श्वसन जठरांत। जठरांत मतलब ये होता है बेटा, हम खाते हैं। श्वसन मतलब वो जो सांस लेते हैं, ठीक है? हाँ, जठरांत के आश्रित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा और शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में क्या करता है बेटा? सहायता करता है। अब एक बात सुनिएगा, आप में से कितने लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि जनरली हमें वोमिटिंग आती है कभी कभी? वोमिटिंग में पक्षमाभी पेशियां, हमारे शरीर में जो श्वसन जनरली आहार तंत्र होता है, इसमें पक्षमाभी पेशियां होती है। पक्षमाभी पेशियां मतलब जो उड़ेलती है चीजों को। उड़ेलती मतलब जो चीज बाहर होगी, जो गलत होगी, उनको बाहर निकालती है। जब हमारा जीव खराब होता है, सिंपल सी बात है, तो उन चीजों क्या करती है? वो बाहर निकालती है। आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ के आए होंगे इस चीज को बहुत अच्छे से, और उन्होंने सिखाया होगा आपको, पक्षमाभी एपिथेलियम से आश्रित होती है हमारी। तो क्या होता है बेटा? हमें वोमिटिंग आती है। क्या होती है हमें? वोमिटिंग। कब? जब हमारे शरीर में बेटा अवशिष्ट प्रकार का पदार्थ हो तब। तो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हमारा शरीर, क्या नहीं करता? उन चीजों को हमारा एक्सेप्ट नहीं करता हमारा बॉडी। तो नंबर 1 कौन सा होगा बेटा? शारीरिक रोध। नंबर दूसरा है कौन सा? हाँ, कायी की रोध की कार्य की रोध है? कायी की रोध है। अब कायी की रोध, अब एक बात समझिएगा ध्यान से, सिंपल सी बात है। HCl, HCl की बात करते हैं कि अमाशय में क्या होता है बेटा? HCl होता है। हाँ, हम लोग इसमें लिख ले, त्वचा और भैया श्वसन तंत्र तथा जठरांत। जठरांत, जठरांत मतलब होता है हमारा जो जनरली अमाशय की बात करें, जठरांत में एपिथेलियम, ठीक है? बस समझा रहे हैं बेटा, इसको लिखना हो तो लिख लेना, पर लिखोगे तो फायदा रहेगा। अमाशय में HCl, अमाशय में क्या बेटा? HCl। अब ये HCl जो अम्ल है बेटा, आप मानो नहीं मानो, अगर इसको बाहर आप देखोगे और अपने हाथ पर डालोगे तो फफोले पाट देता है। कितने लोगों ने बात सुनी है? हैंड राइज करो तो हाँ या ना। कितने लोगों ने इस बात को समझा है और सुना है? ऐसे सुनिएगा, क्या बात कर रहे हैं भैया? हाँ, जो HCl अम्ल है बेटा, वो सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक होने का मतलब है कि वो हमारे शरीर पर डलने पर क्या होता है बेटा? फफोले पार देता है। क्या कर देता है? फफोले डाल देता है। तो भैया मान लीजिए कि अगर कोई जीवाणु चला जाता है बेटा, कहां पर? हमारे अमाशय में, तो जो HCl क्या कर देता है बेटा? उसको नष्ट कर देता है, उस जीवाणु को। अब ऐसा नहीं है, देखो सिंपल सी बात है कि हर बार नष्ट करे, है ना? कुछ चीजों में वो जो रोगाणु होता है वो बहुत खतरनाक होता है, तो वो HCl को ही खत्म कर दे भाई साहब, मतलब हरा दे उसको। सिंपल सी बात है। तो हम लोग कहते हैं ना, हमें भूख नहीं लगती। कितने लोगों को कभी भूख नहीं लगती है? बोलो।
कितने लोगों को भी भूख नहीं लगती, बीमार होते हैं तब, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, कुछ खाने की इच्छा भी नहीं होती, कितने लोगों को ऐसा है। बहुत बढ़िया। तो बेटा उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में HCl अम्ल का सिक्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर किससे लड़ रहा है? रोगाणुओं से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? रोगाणु से लड़ रहा है। और रोगाणु से लड़ रहा है तो सिंपल सी बात है, एक बात तो क्लियर समझ में आ गई कि उसने HCl का स्त्रावन क्या कर दिया, सिक्रेशन क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया है। क्या कर दिया उसने? कम कर दिया। अच्छा, लार में क्या होता है बेटा? एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम, टाइलेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम नहीं होता, टाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, वगैरह वगैरह, ये एंजाइम्स होते हैं। अब ये कहते हैं रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। कौन बेटा? तो लार, मुंह में लार, मुंह में लार। मैं एग्जांपल से लिख रहा हूं कि बिकॉज हमारे लिए कोई काम का है ही नहीं, हमें सिर्फ इतना से याद रखना कि शारीरिक रोग में क्या आ रहा है, तो त्वचा आ रही, श्वसन तंत्र आ रहा है, जठरांत्र आ रहा है। हमें कायिक रोग में हमें अमाशय में HCl, मुंह में लार। तो फालतू क्यों बचे हम लोग, इस बात को समझे में। तो भैया सिंपल सी बात है। और आंसू, आंखों के आंसू, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा। ठीक है भैया, हंस लो। अगला बेटा कौन सा? कोशिकी रोध। कौन सा है? कोशिकी रोध। आप में से बहुत सारे लोगों ने 11th क्लास में बेटा WBC और RBC का नाम सुना होगा। नाम सुना नहीं सुना? WBC और RBC होती क्या है? तो भैया ये तो कोशिकाएं हैं। क्या है? ये तो कोशिकाएं हैं। लेकिन RBC और WBC में मेन डिफरेंस क्या है बेटा, कि जो RBC होती है वो रक्त में ऑक्सीजन, रक्त के साथ ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ये इसका काम है RBC का। क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना बेटा? ये क्लास से बाहर कौन जा रहा है बार बार? सुना है, बस सुनते जाओ, है ना। अभी लिखना लिखना नहीं है, समझ लिया करो। पहले नोट करने का फुल फाइल टाइम देता तुम्हारा भाई तुम्हें, ठीक है। हाँ, अब ध्यान सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। तो जो यानी RBC का काम तो क्या है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन है। तो कोशिका में RBC तो नहीं आई, बताओ क्या बचा अब? बताओ बचा क्या है अब? अपने पास पानी की बोतल रखा करो, पढ़ो तब। उससे ये होता है डिस्ट्रैक्शन कम होता है। थोड़ा बहुत भी मन उठा हुआ उठने का तो पानी एक घुट पी लिया, मेरी गारंटी है, आपका मन लगेगा पढ़ने में। इससे ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं बेटा, पढ़ने की है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? बार बार उठने की इच्छा खत्म होती है। जब एक बार आदत बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यही कारण है कि सेल्फ स्टडी नहीं होने का, बार बार उठने का मन होता है पढ़ते टाइम। तो वो रीजन है कि हम लोग जनरली ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पानी पी लिया फिर पढ़ने बैठ गए, पानी पी लिया फिर पढ़ने बैठ गए। 2-4 दिन प्रॉब्लम होगी, 8 दिन प्रॉब्लम होगी, पर स्टेबल हो जाओगे थोड़े बहुत दिन में। तो ये क्या है? कोशिकी रोग। अबे बता रहा कौन बचा फिर इसके बाद, जब RBC नहीं है तो? पूछा है मैंने तुमसे। WBC। कौन बची बेटा? WBC। बहुत बढ़िया। तो हमने बोला कि हमारे शरीर में क्या होती है बेटा, कि इसमें लिखा हुआ है श्वेताणु उदासीन रंजी जैसे कुछ प्रकार की श्वेताणु, श्वेताणु मतलब होता है WBC। एक केंद्र काणु, एक केंद्र काणु मतलब होता है एक केंद्रक। क्या होता है? एक केंद्रक। तो कोशिकी रोध मतलब मोनोसाइट और एसिडोफिलस, एसिडोफिलस, बेसोफिल, बेसोफिल, और है बेटा कौन सा? और बेसोफिल के बाद है कौन सा लिखवाया था तुम? एक चौथा वाला लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करती है बेटा? कोशिकी रोध खड़ा करती है। किसके आगे? कोशिकी रोध किसके आगे खड़ा करती है बेटा? किसका आगे खड़ा करती है कोशिकी रोध? रोगाणुओं के आगे। अगला है बेटा साइटोकाइन रोध। कौन सा है? साइटोकाइन रोध। फिर आ गया साइटोकाइन रोध। अभी साइटोकाइन रोध क्या होता है? जनरल एक बात समझिएगा, हमारे शरीर में इंटरफेरॉन नाम की चीज होगी। हम लोग थोड़ा देर पढ़ेंगे इसको कि इंटरफेरॉन क्या होता है ना। इंटरफेरॉन के बारे में थोड़ा देर पढ़ेंगे, अब इस पे यहाँ ध्यान नहीं देना है। इंटरफेरॉन प्रोटीन के बने होते हैं, सिंपल सी बात है। तो आप लोग थोड़ी देर में इनको पढ़ोगे, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेरॉन।
क्या बेटा? इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन अब यह करता है बेटा, विषाणुओं के संक्रमण से बचाता है। क्या करता है? विषाणुओं के संक्रमण से बचाता है। यानी अभी तक तो हम लोग रोगाणु से लड़ रहे थे, तो विषाणु के संक्रमण से कौन बचाएगा? इंटरफेरॉन बचाएगा। बात क्लियर है हाँ या ना? तो हम लोगों ने बस सिंपल से एनसीईआरटी के कुछ शॉर्ट टर्म्स को देखा है, शॉर्ट कीज को देखा है और जनरली समझा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास रोल क्या है इनका। इनका रोल इतना ही है कि सहज प्रतिरक्षा, यानी एक प्रतिरक्षा जन्म से ही व्यक्ति में उत्पन्न होती है और एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है। नंबर एक देखा हम लोगों ने, शारीरिक रोग क्या होता है बेटा? त्वचा, त्वचा है, श्वसन तंत्र है, जठरांत है। काय की रोग मतलब अमाशय में HCl और लार, मुंह में लार और आंसू वगैरह। फिर हम लोगों ने देखा कोशिकी रोग, मोनोसाइट, साइट है बेटा, मोनोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट, एसिडोफिलस, बेसोफिल और लिम्फोसाइट। साइटोकाइन रोग मतलब इंटरफेरॉन और विषाणुओं के प्रोटीन के बने होते हैं इंटरफेरॉन दरअसल, और विषाणु के संक्रमण से बचाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं दीदी, अब जो समझ में नहीं आया वो नहीं आया, ठीक है, और बाकी रिवीजन करवा दिया है हमने। नोट करो जल्दी जल्दी बेटा इसको तुम लोग। हर एक बात को बस समझना बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी समझना। सुबह हमारी क्लास जीओसी की यूट्यूब पर आएगी, हो सकता हो नहीं भी आए, मतलब यूट्यूब पर ऐप पर आ जाए, बाकी कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर आए। लॉस खाकर बैठे हैं बेटा, अब ना हमारा लॉस हमसे। भैया यूट्यूब पर मेरे पास लिंक सेंड करती है भैया ने ग्रुप में, हाँ देखी है मैंने भी। हाँ वहां से चले जाना, सब्सक्राइब कर देना। आई थी हो रहा है तेरे यूट्यूब में लाइव सिस्टम चालू करना पड़ेगा। जीमेल नहीं होगी इसलिए नहीं हो रहा, और क्या जीमेल करना पड़ता है, जीमेल लॉगिन करो उसमें। हमारे बैंक की भाई बहुत साथी है यार, सच में। हो गया ना, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जो लोग पचमढ़ी गए थे उनको याद होगा आलोक के बारे में। आलोक का फिजिकल क्लियर हो गया है, वी आर वेटिंग ऑफ मेरिट लिस्ट। कल मेरी बात भी हुई थी आलोक से, है ना।
ये अंकित देख लेगा बेटा, उसको अंकित को दिखा देना, है ना, अंकित देख लेगा, अंकित दिखा देना अंकित को। एक रोटी उनका नाम है भैया। नहीं मजाक नहीं, सच में लड़का बहुत मेहनत करता था। आज बहुत फक्र होता है कि मेरा स्टूडेंट, अ वेरी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ देयर 23 बैच निकल गया आर्मी में ना। अच्छा अच्छा, चलो बेटा पढ़ते हैं हम लोग, मेहनत करेंगे सभी लोग तो आगे बढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। होगा सभी लोगों का नोट? और नोट होगा सभी लोगों का? हैंड राइज करो जब सभी लोगों का नोट हो, जिनका नोट हो गया वो, जिन लोगों का नोट हो गया ठीक है भाई, बता रहे हैं। हाँ योगिता, नोट कर लिया तूने? ठीक है, डन। बड़े आगे बेटा। अगला है हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी एक बात समझिएगा। अच्छा आपको इंजेक्शन लगा है कोरोना का? आप कहोगे यस भैया इंजेक्शन तो लगा है। यस सर, इंजेक्शन तो लगता है, हर बच्चे को लगता है। अच्छा सही बात है, इंजेक्शन लगाया क्यों? ताकि हम ठीक हो जाए? नहीं, कुछ इंजेक्शन कोरोना के बाद लगाए गए हैं। तो हो इसका मतलब कुछ तो बात है, मतलब कुछ बात है। हाँ कुछ बात है, और क्या बात है आप वो समझते हैं, ठीक है। तो हमने भैया बोला कोरोना के टाइम पर तो टीका नहीं लगाया गया, कोरोना के बाद जरूर टीका लगाया गया। तो हमने देखा कि क्यों लगाया गया। तो हमारे शरीर में क्या हुआ बेटा, उस रोगाणुओं के निष्क्रिय जीवाणुओं को या विषाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश कराया गया। क्या कराया गया? हमारे शरीर में प्रवेश कराया गया। अब प्रवेश कराने के बाद क्या हुआ, प्रवेश कराने के बाद क्या हुआ, जनरली हम लोग देखें चाय पी लेते हैं, और तुम लोग कहोगे कि चाय हमें फिर नहीं दी गई। चाय तो ठीक है भाई साहब, आ करो आ। ठीक है डन। चाय ढूंढ मत जाना भाई, बहुत महंगी चाय है, 5 रुपए की मिलती है अपने को। हाँ अब बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। तो हम लोगों ने क्या करा, वो टीका लगा हम लोगों को। क्या लगा हम लोगों को? वो टीका लगा। तो भैया हमारे शरीर में क्या हुआ, हल्का सा बुखार आया। बोलो हाँ या ना? कितने लोगों को बुखार आया टीका लगने के बाद? जो लोग नहीं आए वो भाई पक्की हिम्मत के हैं भाई। बुखार तो आता है, तुम कुछ भी कर लो भले ही, बुखार तो आता ही है, आता है। तो यानी जो वो रोगाणु, जो निष्क्रिय रोगाणु थे, वो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम मतलब होता है प्रतिरक्षा तंत्र, टी लिम्फोसाइट से, इनसे क्या हुआ भैया, लड़े। और लड़ने के बाद क्या हुआ, हमारे शरीर में बुखार आया। तो इससे क्या हुआ, हमारे शरीर के अंदर उन रोगाणुओं की, जो कोरोना के थे या किसी के भी हो, जीवाणु किसी के भी हो, चेचक के हो, किसी के भी हो, उनके प्रति क्या हुई, स्मृति बन गई। स्मृति मतलब होना, मतलब याददाश्त बनना। क्या बनना बेटा? याददाश्त बनना। कि भैया अगर मान लो इस प्रकार का जीवाणु या विषाणु हमें दूसरी बार संक्रमित करेगा, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र के पास इस बात की स्मृति है कि वो उससे कैसे लड़ सकता है, वो उससे कैसे लड़ सकता है, उसको हरा सकता है। तो जब दूसरी बार व्यक्ति किसी उस रोगाणुओं का सामना होता है, तो व्यक्ति संक्रमित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके प्रतिरक्षा तंत्र के पास इस बात की याददाश्त है, इस बात की प्रूफ है कि वो पहले इससे लड़ चुका है। तो सिंपल सी बात उसे खत्म कर देगा, और वो व्यक्ति क्या रह जाएगा बेटा, स्वस्थ रह जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट 10% इस बात को समझे हैं कि भैया क्या समझाना चाह रहे हो, या सर आप क्या समझाना चाह रहे हो? कुछ बात समझे हैं 10% में, 10-15% में। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट ही किया है, जनरली थोड़ा थोड़ा समझाया बिना किताब लिए, है ना। एनसीईआरटी पढ़ के आए होंगे तो इनको सच्चा समझ में आ जाएगा पूरा। 10% तो आ गई। चलिए, एक बार क्या हुआ, जनरली मान लीजिए आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। क्या हो गया बेटा? कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, और आपने कहा कि मुझे कोरोना हो गया है। मुझे क्या हो गया? कोरोना हो गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने उससे लड़ने की कोशिश नहीं की होगी। सोचिए, कोशिश तो की होगी, और वो लड़ा भी होगा। क्या होगा? वो लड़ा भी होगा। फिर आप लोगों ने क्या करा बेटा? इलाज करवाया, सब कुछ करवाया, और इलाज कराने के बाद आप लोग ठीक भी हो गए। तो क्या आपके शरीर में इस बात की याददाश्त है कि नहीं है, कि आपके प्रतिरक्षा तंत्र के पास याददाश्त है कि नहीं है कि आपने उससे कैसे फाइटिंग की थी? खचर 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 खचर, कहा भाई ढिया है, बताओ।
है कि नहीं याददाश्त इस बात की? यानी अभी एक बात तुम समझाई कि हम लोग रोग से ही संक्रमित हो चुके हैं और हमारे शरीर के अंदर याददाश्त बन चुकी है। अब मान लो हम लोगों ने कहा कि यार हमें कहीं कोरोना ना हो जाए, डर है इस बात का। मैं कोरोना का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत करंट का बात है। आप चाहो तो स्मॉल पॉक्स का भी ले सकते हो, चेचक का भी ले सकते हो, छोटी माता जैसे हम लोग बोलते हैं जनरली गांव की भाषा में, उसका भी ले सकते हो। तो जनरली कोरोना ना हो, डर है इस बात का, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग डॉक्टर के पास गए या फिर हम लोग पंचायत भवन गए और हमने क्या करा, इंजेक्शन ठुकवा लिया। ठुक गया इंजेक्शन, तो बहुत दर्द कर रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, हाँ दर्द कर रहा है। घर आए तो जनरली भाई साहब ऐसा हाथ पेट टूटने से लग रहे हैं और बुखार सी आ गई है। यानी जो रोगाणु थे वो निष्क्रिय रूप से थे। जो इंजेक्शन था उसमें सक्रिय जीवाणु नहीं था, सक्रिय रोगाणु भी नहीं था। रोगाणु मतलब जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो रोगाणु था जो रोग को फैलाता था। तो मान लीजिए जो चमगादड़ जो कोविड-19 फैला रहा था, इसका ही ले लिया बेटा, इसके ही जीवाणु को ले लिया हम लोग निष्क्रिय रूप से और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ने कोशिश तो की होगी उससे लड़ने की। तो भाई साहब लड़े हैं तो हल्का सा बुखार आ गया। क्या गया, हल्का सा बुखार आ गया। अब इससे क्या हुआ, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। क्या हो गया, सक्रिय। और उससे लड़ने की विधियों को खोजने लगा। जब विधियां खोज ली तो हम ठीक हो गए। और जब हम क्या हुआ इसके बाद सुनिएगा, अब हम उसमें भी बेटा एक्टिव हो चुके हैं और रोगाणु से लड़े तब भी एक्टिव हो चुके थे। अब ध्यान सुनिएगा एक बात को, जब भविष्य में कभी उस रोगाणु से फिर हमारा सामना हुआ तो अब हमारे अंदर एक याददाश्त है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के पास याददाश्त है कि हम इस रोग से पहले लड़ चुके हैं, इस रोग से पहले सामना कर चुके हैं। तो क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, हम संक्रमित नहीं होंगे, हम संक्रमित नहीं होंगे। वी विल सेव, वी विल सेव, है या ना? अब बताओ 20% समझ में आया नहीं आया? 20% समझ में आया? मैं तो 100% की तो बात ही नहीं करता हूं, कभी नहीं की भाई आज तक बात में 100% की। तुम्हें पता है कभी 100% बोला मैंने आज तक? हाँ 4-5 बार समझाने के बाद बोल सकता हूं कि बेटा अब 20% आ गया होगा। लिखो एक बार 20% समझ में आया, 20% लिखो तो एक बार तुमसे लिखा जाए तो। लिखो 20%। गर्मी हो रही है इस क्लास में यार। 20% आ गया, बिल्कुल सही है। 3 लोगों को 20% में आया है, बाकी चौथे लोग को समझ में आया नहीं आया? 20%, थैंक यू। 20% वाले भाई साहब हम सभी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, है ना? हाँ। अब देखो जो जो इस प्रतिरक्षा को हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोगों ने एक प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित किया तो वो इंजेक्शन लगने के बाद या रोग से लड़ने के बाद संक्रमित हुई है या फिर उत्पन्न हुई है। तो उसे बोलेंगे हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा। किसे हम उपार्जित किया है? क्या किया बेटा, उपार्जित किया है। बहुत ध्यान समझना इस बात को। 1 मिनट रुकना, आधी मिनट। आप कहोगे मोबाइल किसने बना दिया है ना, फिर ले आए भैया, बेटा जेब में रख लिया, टेंशन मत लो। नहीं, आज 8:30 बजे से पहले क्लास नहीं छोड़ूंगा मैं, 8:30 बजे से पहले, बिकॉज चैप्टर बहुत पीछे रह जाएगा, नहीं तो फिर 5 तारीख का सपना टूट जाएगा। 10 तारीख से पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करना है हम लोगों को, है ना? 10 से पहले कंप्लीट करना है, 5 तक खत्म करना है। हमारा सिलेबस बहुत पीछे है भैया, सब तो आगे बढ़ गए हैं। फिजिक्स में कहां तक हो तुम लोग, ये बताओ तो। फिजिक्स में कौन से चैप्टर में हो? इस बार तो मैं बहुत पीछे रह रहा हूँ यार, बहुत पीछे रह रहा हूँ इस बार सिलेबस। पता नहीं मुझे क्या मतलब, सिलेबस बहुत पीछे रह गया हूँ इस बार। या इसलिए हो सकता हो कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या इसलिए हो सकता है कि मेरे को आलस आ रहा होगा, या इसलिए हो सकता है कि मेरा मन नहीं लग रहा होगा। 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है तुम्हारे पास, बताओ कौन सा अच्छा है ऑप्शन है। या तो फिर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या मैं आलस कर रहा हूँ, या फिर मेरा मन नहीं है तुम्हें आगे बढ़ाने का। देखो ध्यान से आओ बेटा, पेज नंबर आओ 164 तो नहीं, पर जनरल चैप्टर कौन सा है, मानव स्वास्थ्य रोग, है ना? उपार्जित प्रतिरक्षा टॉपिक पर आओ। उपार्जित प्रतिरक्षा पर आओ। अच्छे से पढ़ा रहे हो इसलिए। गुंजन इस बार गलत बोला तुमने आंसर हो, इस बार गलत बोल दिया तुमने। अच्छे से पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, इसमें सही बात कर रही है बिल्कुल एकदम।
चलो बड़ा टॉपिक पर आओ, उपार्जित प्रतिरक्षा पर सभी लोग, और पहुंच जाओ तो हैंड राइज कर देना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे अच्छे से। आइए हम अंत तक तुम्हारे साथ है, टेंशन ना लो भाई। तुम्हारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचता हूं कि तुम्हारा भविष्य खतरे में आए। सही सिखाने की कोशिश है हमेशा। बस मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, मेरे से फर्क नहीं पड़ता, आप क्या हो आपसे फर्क पड़ता है। उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। हाँ, अब ध्यान समझिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। क्या बोल रहे हैं, जब हम लोगों ने उत्पन्न किया है इसको तो किसी विशेष के लिए, कोरोना का टीका तो विशेष है, ऐसा थोड़ी कि हर किसी का लगा देंगे तुमको। कोरोना का हुआ है, नो टाइफाइड का लगा दिया तुमको, भाई साहब टाइफाइड की प्रतिरक्षा बन गई। क्या बन गई? टाइफाइड की। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है विशेष प्रकार की होती है रोग के लिए। भाई अगर कोरोना होगा तो कोरोना का वैक्सीन लगेगा, टाइफाइड होगा टाइफाइड का वैक्सीन लगेगा। टाइफाइड का वैक्सीन है नहीं शायद, तो विडाल टेस्ट होता है, और HCG वैक्सीन होती है एक, ठीक है। तो विशेष है सब, क्या है विशेष। तो जो इस प्रकार की प्रतिरक्षा है वो क्या है बेटा, विशेष प्रकार की होती है। बाकी सब कुछ समझा चुका हूं, ध्यान समझेंगे। इसका अभिलक्षण बेटा क्या है, स्मृति है। स्मृति मतलब होता है कोई लड़की का नाम नहीं बेटा, याददाश्त है। क्या है? याददाश्त। एक घुट चाय पी लेने दो, फिर समझा रहा हूं। हाँ, हमारे शरीर का जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो वह एक रिस्पॉन्स करता है जिसे हम निम्न तीव्रता की प्रथम अनुक्रिया कहते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब मान लो तुम लोगों को कोरोना हो गया, क्या हो गए? होंगे नहीं होंगे, मुझे नहीं हुआ है, ठीक है, बता रहा हूं। सर्दी भी होगी, खांसी जुकाम होगा जनरली, और हल्की सर्दी बुखार भी आएगी। फर्स्ट रिस्पॉन्स है कि नहीं है ये? फर्स्ट रिस्पॉन्स है या नहीं है? कमेंट भरे मत जाओ, हाथ खड़े करने का बोला है। हर बार कमेंट में नहीं घुसना होता है। फिर देखो आ गया किसी ना किसी कमेंट तो गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। तो देखो, फिर बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर उच्च तीव्रता की द्वितीयक या पूर्ववर्ती अनुक्रिया होती है। यानी जो पहले जैसे लड़े थे वैसे वापस हम लोग फिर आपस से लड़ेंगे। मैं आपको समझा चुका था ये बात, मैंने दो चीज समझाई थी, एक बार इंजेक्शन लगवा के समझाई थी, और एक बार रोगाणु से सामना करने के बाद समझाई थी कि बेटा दो स्थितियां हैं इसमें। क्या है? दो स्थितियां, और दोनों स्थितियों को बहुत क्लियरली समझाया मैंने, समझाया बहुत क्लियरली। तो पहले फर्स्ट अनुक्रिया कब होती है, प्रथम रिस्पॉन्स कब होता है? जब किसी रोगजनक से सामना होता है, तो हम लोग बोलते हैं निम्न तीव्रता की प्रथम अनुक्रिया, मतलब जो लो एफिशिएंसी की बेटा होता है फर्स्ट रिस्पॉन्स। लो एफिशिएंसी मतलब निम्न तीव्रता। तो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है कि हमारे शरीर में बुखार आना, सर्दी जुकाम होना वगैरह वगैरह। अब दूसरी बार हम लोग इस रोगाणु से फिर वापस लड़ते हैं तो क्या होता है? उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है। क्या होती है? उच्च तीव्रता की अनुक्रिया होती है। इस बार हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, उसके अंदर स्मृति है, तो उससे वो लड़ सकता है, संक्रमित नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? संक्रमित नहीं होने देगा। बहुत ध्यान समझना इस बात को। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में प्रथम मुठभेड़ की क्या है बेटा? स्मृति है। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई, यहां तक कि लाइन बाय लाइन, कि भैया प्रथम जब लड़े थे तो उसकी याददाश्त हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के पास है, तो वो संक्रमित तो नहीं होने देगा। इस चैप्टर को हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले बेटा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इसमें, बस 2 दिन और। प्रतिरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, ठीक है। अंकित भाई समझ में नहीं आया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी ध्यान देखो, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया हमारे शरीर में रक्त में 2 प्रकार के लसिकाणुओं द्वारा होती है, लिम्फोसाइट द्वारा होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बहुत ही ईमानदारी से एक बात को समझाऊंगा मैं। अभी सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करो, जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर लाइन पर उस पर हाथ या पेन रखो या पेंसिल रखो, जो भी तुम्हें रखना है, ठीक, जो भी तुम्हें रखना है। नहीं आया अब नमूने तो पहले बोलना चाहिए ना। फिर देख एक बात समझ, मान लो तुझे कोरोना हुआ। क्या हुआ तुझे? कोरोना। पहली बार कोरोना हुआ तो मान लो तू ठीक भी हो गया उस कोरोना से,
तो तेरे शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर क्या हो गया, तेरा प्रतिरक्षा तंत्र मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के अंदर इस बात की याददाश्त है कि तू कैसे ठीक हुआ है इस रोग से, कौन से, कोरोना से। अब दूसरी बार तू फिर वापस उस रोग से संक्रमित होगा तो तेरे जो प्रतिरक्षा तंत्र के पास इस बात की याददाश्त है कि तू पहली बार कैसे लड़ा था, तो तू पहली बार जैसे लड़ा था तो तुझे वो संक्रमित नहीं होने देंगे, वो रोगाणु तो अंदर जाएंगे पर उससे वो क्या करेंगे, उसको अंदर ही खत्म कर देंगे, तू सुरक्षित हो गया। तो जो पहले लड़ा, पहले जो पहली बार तू रोगाणु संक्रमित हुआ तो तेरे अंदर सिंपल सी बात है कि तू बीमार हुआ, तो बीमार और कुछ नहीं है, प्रथम रिस्पॉन्स है, प्रथम अनुक्रिया है। लेकिन जब दूसरी बार वापस संक्रमित होता है तो तेरा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है बेटा, सक्रिय हो जाता है, उससे लड़ने के लिए क्या करता है, क्षमता होती है, लड़ लेता है। तो क्या है, द्वितीयक अनुक्रिया है। क्या है वो, द्वितीयक अनुक्रिया, कि उसके अंदर क्या है, द्वितीयक अनुक्रिया तब होती है जब प्रथम अनुक्रिया की स्मृति हमारे अंदर हो, याददाश्त हमारे अंदर हो कि हम लोग कैसे लड़े, हम लोग कैसे लड़े। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना? अब बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ, अब ध्यान समझो, प्रथम अनुप्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर के दो विशेष प्रकार के लसिकाणुओं पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है बेटा, दो प्रकार के लसिकाणुओं पर निर्भर करती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी का मतलब होता है बोन मेरो, बोन मेरो मतलब होता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा बेटा, अस्थि मज्जा एक शरीर का अंग है, ऑर्गन है। और एक था थाइमस, एक ग्रंथियां है जनरली, ठीक है। हाँ, तो बी लसिकाणु, देखो ध्यान समझो, रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु, बी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है ताकि वे रोग जनकों से लड़ सके बेटा। ये प्रोटीन क्या कहलाते हैं बेटा, एंटीबायोटिक्स कहलाती है, क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स कौन उत्पन्न करता है हमारे शरीर में, तो आप लोग बोलोगे बी लिम्फोसाइट या बी लसिकाणु। प्रोटीन की सेना उत्पन्न करने का काम किसका है, बी लिम्फोसाइट का है, किसका है, बी लिम्फोसाइट का है। और ये प्रोटीन की रोगजनकों को सामना करने पर, जब हमारा रोगजनक सामना होता है तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है बेटा, प्रोटीन की सेना उत्पन्न करती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं। अब टी कोशिकाएं खुद प्रतिरक्षों का स्त्राव नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती है। जो टी सेल्स हैं वो क्या करती है बेटा, प्रोटीन उत्पन्न नहीं करती, पर टी लिम्फोसाइट की क्या करती है, हेल्प करती है, सहायता करती है। सहायता करने का मतलब है मदद करना, ठीक है। हाँ भैया, तो पता था हमें। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जो छोटी दो छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती है, दो बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती है। इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया गया है। सभी स्टूडेंट से विनम्रता आग्रह है कि भैया प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र बना लेना। प्रोटीन प्रोटीन जुड़े होते हैं सल्फर बंध से, जो एस बंध है ना, वो एस जुड़ा हुआ, तुम्हारे इसमें देखो ध्यान से लिखा हुआ है एस। एस मतलब सोनू सर नहीं होता बेटा, सोनू भैया भी नहीं होता है। एस मतलब होता है सल्फर। बायो पढ़ रहे हो, हैं, बायो पढ़ रहे हो, लिखा हुआ है सल्फर। सल्फर लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो प्रोटीन के प्रोटीन आपस में जुड़े होते हैं सल्फर बंध द्वारा। प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, पढ़ा नहीं पढ़ा, वो हर से वो चीज का प्रयोग याद नहीं, याद है कुछ तुम्हें, फास्फोरस नहीं पाया जाता। कितना अच्छा है ना, बायोलॉजी पढ़ने से मतलब दिमाग के तार खुल जाते हैं, एक दूसरे से लिंकेज है टॉपिक, यहां समझ लिया तो वहां समझ लिया, यहां समझ लिया तो वहां समझ लिया, पढ़ा है, याद है, हाँ याद है, थैंक यू बता दिया, हमें क्या कह दिया, थैंक यू बता दिया, मतलब भाई थैंक यू बोल रहा है यार। H2L2 द्वारा दर्शाया गया है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, जिनमें IgA, IgM, IgE, IgG कुछ उदाहरण है। और ये आईजी क्या है, आईजी क्या है, आप सोचो आईजी क्या है। आईजी मतलब भैया वो कुछ और ही होगा। अरे आईजी क्या है,
आईजी मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है वो तो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है बेटा? आरबीसी में। ठीक है। और इम्यूनोग्लोबिन किस में आता है? प्रतिरक्षी पदार्थों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। ये आईजी, आईजीएम, आईजीई, आईजी कौन सा है? आईजीए और आईजीजी। ये क्या है? कुछ उदाहरण है। प्रतिरक्षी का कार्टून ऊपर दिया गया है। ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है, इसलिए इन्हें बेटा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक बार रुको रे, सुशांत रखो। तो तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया कहा जाता है। रक्त में पाई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं बेटा? रक्त में पाई जाना। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल मतलब द्रव जैसा, संयोजी मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह, यानी आरबीसी का समूह। तो जो आरबीसी यानी सेल्स है, सेल्स का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। कहलाता है बेटा, ऊतक कहलाता है। ये बहुत देखो ऐसा है ना, हम लोग अगर समझ के पढ़ेंगे, बहुत प्यार करेंगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगी। और यहाँ हर बात का मतलब है। एनसीईआरटी कोई बेवकूफ नहीं है जैसे लिख दिया किसी ने, है ना। बहुत सारे जनरल प्रोफेसर ने लिखा है इसको। शिवलाल और नौबत का मैं इसलिए बखान नहीं करता हूं कि मुझे पसंद नहीं है, उनकी भाषा बहुत टफ है। और एनसीईआरटी की भाषा टफ तो है, पर समझाने वाला मास्टर सही होना चाहिए बस, बाकी सब ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये प्रतिरक्षी कार्टून दिया गया है, यह प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है। और रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको बेटा क्या? तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया। यह दो प्रकार की होती है। प्रतिरक्षी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, सॉरी, दो प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यिक उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया में से एक है। दूसरे प्रकार की है कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। टी लसिकानु सीएमआई का माध्यम बनते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने कभी देखा जनरली किसी व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी का ट्रांसप्लांट होता है, सुना तुम लोगों ने? सुना? नहीं सुना? हार्ट ट्रांसप्लांट होता बेटा, अबे नमूने होन, तो मैं यही सुन नहीं है भाई साहब। हार्ट, वो भाई साहब एम्बुलेंस लेके जाती कभी कभी टू 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 करके बेटा। तो जनरली अगर मान लो किसी व्यक्ति के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है बेटा, तो सिंपल सी बात समझो, उसके अंदर इस प्रकार की प्रतिरक्षा बनाई जाती है, हम लोग बोलते हैं कोशिका माध्यक प्रतिरक्षा। एक बात समझो, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया अलग होता है, कोशिका माध्यक प्रतिरक्षा अलग होता है। सीएमआई का मतलब सिंपल सा यह है कि वो हृदय प्रत्यारोपण, वृक्क प्रत्यारोपण में आदि में काम आती है। ठीक है, ये मामला पूरा अलग अलग है। क्या पूरा मामला अलग अलग है? तो यही एक बात मानिएगा, साइक्लोस्पोरिन ए आपकी एनसीईआरटी में नाम दिया गया है, थोड़ी बहुत देर बाद आ जाएगा उसका नाम। पढ़ के आओ ना एनसीईआरटी तुम लोग, तो उसमें साइक्लोस्पोरिन ए आएगा। हृदय के प्रत्यारोपण में वो काम आती है। इससे क्या होता है? दर्द कम होता है, दर्द कम होता है। एनसीईआरटी देखो ध्यान से, तो मन में एक सवाल आएगा कि भाई हम सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान समझो, समझ लिया हम लोगों ने। इसके बाद तो ये कह रहे हैं कोशिका माध्यक का मध्य बनते हैं जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर दे, तो उनका ट्रांसप्लांट एक मात्र उपचार बनता है। क्या बनता है? ट्रांसप्लांट एक मात्र उपचार बनता है। किसका? सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, सुनो 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 गांव वाले सुनो। सुना तुम लोगों ने? बिल्कुल सही बात है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग बात कर रहे थे उसी के बारे में। तो किसी उपयुक्त दाता की तलाश शुरू कर देते हैं। प्रतिरोपण के लिए किसी दाता के अंग नहीं लिए जाते। प्रतिरोपण के बेटा क्या करते हैं? किसी अंग दाता के अंग नहीं लिए जा सकते, डॉक्टर जांच करता है। तुम लोगों ने देखा होगा एक बात, किसी ब्लड, किसी ओ पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव का ब्लड चाहिए, ए को ए का ब्लड चाहिए और बी को बी का चाहिए, तो डॉक्टर जांच करता है कि तुम्हारा ब्लड भैया ए ग्रुप वाला है, बी ग्रुप वाला है, ओ वाला है। तो जांच करने के बाद ये कहेगा सिंपल सी बात है कि हाँ, यू आर एबल फॉर दिस, यू आर एबल फॉर दिस। अब ध्यान समझिएगा, उपयुक्त दाता की तलाश तब शुरू होती है जब ऐसा क्योंकि प्रतिरोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते और किसी भी स्त्रोत, पशु या अन्य प्राइमेट या मानव नहीं लगा सकता। अब एक बात सुनिएगा, एक बात क्या हुआ, जनरली मानव में एक बंदर का हृदय लगाया गया था। सिंपल सी बात, 24 घंटे काम किया उस हृदय ने और 2500 घंटे में क्या हो गया बेटा? उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की क्या हो गई? उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने का मतलब क्या है?
कि उस हृदय ने क्या कर दिया, हमारे हमारे शरीर ने उस हृदय को नकार दिया। यानी एक बात समझिएगा, हम अपने अनुसार अगर किसी चीज को ढाल पाते हैं तो उसको रख पाएंगे, अगर अन्यथा नहीं रख पाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, देर सवेर नकार दी जाएंगे। यानी अगर मान लो अन्य जंतुओं के अंगों को हम लोग यूज करने लगेंगे तो हमारा शरीर उन अंगों को देर सवेर नकार देगा। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देर सवेर नकारने का मतलब होता है बेटा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें काम आती है कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। कौन काम करती है? कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा काम करने का मतलब है वो कोशिका क्या करती है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा, कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा इस प्रकार के अंगों को एक्सेप्ट नहीं करती। क्या नहीं करती? उस प्रकार के अंगों को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे अभी बात कर रहे थे कि जनरली जो रोगाणु हो रहा था हम लोगों को, रोगाणु हमें रोगित कर रहा था, संक्रमित कर रहा था, तो हमारी प्रतिरक्षा ने उसको नकार दिया। अरे भाई तू कैसे अंदर आ रहा है, जा यहां से, तो नकारा नकारा। ऐसा कैसे मामला हार्ट का है, नेत्र का है, वृक्क का है, सबका है। उन लोगों का कर देंगे बेटा हम लोग, नकार देंगे, हमारे से क्या कर देगा, उसको नकार देगा। तो कौन काम आएगा? कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा। कौन काम आएगा? अरे यार हट जाया करो पर, है ना, क्लास में मत बोला करो कुछ भी बात, तुम्हें बात में आना तो आया करो, फिर दिमाग खराब हो जाता है बस, फिर बस खत्म कहानी, पढ़ा दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? जाओ तो तुम्हारा काम करो ना यार, पर यहां क्यों बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूं, वो जा रही हूँ? क्या मैंने सबको, मैं आई गो टू टॉयलेट सर, मैं आई गो टू वॉशरूम, आई गो टू पानी वगैरह, क्या मैं छुट्टी देने के लिए बैठा हूं यहाँ पर? दिमाग खराब कर रहे। हाँ देखा, इसको समझा। तो अभी हम लोगों ने जरूरत तरह प्रतिरक्षा अनुक्रिया पढ़ी, कोशिका माध्य प्रतिरक्षा पढ़ी, दो चीजों को देखा है, समझा है। कोशिका माध्य प्रतिरक्षा और कुछ नहीं है बेटा, देर सवेर नकारना। क्या करना? देर सवेर नकारना। चलो लिखवाऊं क्या इसको? हाँ अबे ना, मैंने मोबाइल चार्ज कहां से लगा दूंगा, चार्ज है वो 100%। चलो भैया ठीक है। लिखो उपार्जित प्रतिरक्षा बेटा। सुबह जैसा मत कहना। अच्छा ये बता रहे हो, अच्छा ये कह रहे हो, और यार सुबह ध्यान ही नहीं रहा, मजाक नहीं, सच में 20% 19% मेरा मोबाइल था। पर अगर चाहते तो ये क्लास ले सकता था इसमें क्लास, पर नहीं हो पाती इसमें क्लास, ये थोड़ा सा खराब मोबाइल है ना। ये क्या है, भले ही महंगा है, भले ये 20-30 हजार का वही, पर काम नहीं करता है, ठीक है, इसलिए। मिटा हुआ है, कुछ लिखना ही नहीं है भाई। लिखना लिखना तो है, मतलब मिटाना नहीं है। चाय ठंडी हो गई रे मेरी तुम्हारे चक्कर में। चलो हाँ ओके डन। मैंने कहा 8:30 तक क्लास लूंगा, 8:30 तक क्लास लूंगा आज। प्रतिरक्षा कौन सी बेटा? हम लोग को लिखना है उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन सी? उपार्जित प्रतिरक्षा।
अब ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से। कोशिका माध्य प्रतिरक्षा या फिर आप लोग बोल दिया जाए साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग किसमें करते हैं? तो हृदय वृक्क का प्रत्यारोपण होता है, इनमें करते हैं। जबकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप यहां पर नहीं तो शायद किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। नहीं आया क्या इसमें ऐसा? ओहो, नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, उपार्जित प्रतिरक्षा बेटा, क्या है उपार्जित प्रतिरक्षा? तो यह एक विशिष्ट प्रकार, वो अविशिष्ट प्रकार की थी और ये कौन सी प्रकार की है? विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है। सच्चा है जिसमें जिसमें रोग की स्मृति पर आधारित है, जो कि रोग की रोग की स्मृति पर आधारित है। जो नोट्स अच्छे बनाएगा वो पढ़ पाएगा बेटा यहाँ से। हाँ, तो पता है किसी रफ कार्य में लिख रहे हो तो बहुत दिक्कत दे रहा खुद को, इकट्ठे कर लोगे तुम लिखने के लिए, डायरेक्ट फेर में लिखो। यह एक विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो कि रोग की स्मृति पर क्या बेटा आधारित है। जब व्यक्ति का चलो प्रथम व्यक्ति क्या है, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ, रुको। जब व्यक्ति का प्रथम बार रोगाणु से सामना होता है, किससे सामना होता है बेटा? प्रथम बार रोगाणु से क्या होता है बेटा? सामना होता है। सामना होता है तो शरीर में प्रथम अनुक्रिया निम्न प्रकार की, निम्न अनुक्रिया, अनुक्रिया मतलब होता है रिस्पॉन्स, होता है, होती है। यार करो इसको, लिखते जाओ तुम लोग, है ना। किंतु जब उसी रोग से व्यक्ति का सामना होता है तो, हिंदी मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है? मुझे डिक्टेशन नहीं आती, मेरे मास्टर ने नहीं लिखवाई मेरे को, इसलिए हिंदी मिस्टेक से ध्यान दे लेना। साढ़े आठ बोले तो 8:30। हमारे मास्टर ने हमें डिक्टेशन नहीं लिखवाई है, ठीक है? व्यक्ति का सामना होता है तो क्या होता है बेटा? द्वितीय प्रकार की अनुक्रिया होती है। द्वितीय प्रकार की अनुक्रिया तब आती है जब प्रथम की हमारे पास मुठभेड़ की स्मृति हो, हमारे पास याददाश्त हो, तो क्या होता है बेटा? द्वितीय प्रकार की, जल्दी लिखा हो तो राइटिंग बेकार आएगी बेटा, ठीक है? और मार्कर भी सही नहीं पकड़ रहा मैं तो अभी। द्वितीय प्रकार की अनुक्रिया होती है। यह अनुक्रिया तब होती है जब व्यक्ति में प्रथम इस मुठभेड़ की स्मृति हो। इसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। बस, मुठभेड़ मतलब होता है लड़ाई, ठीक है? जैसे अभी बोल रहे ना आतंकवादियों से लड़ना, तो मुठभेड़ हुई, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार पेपरों में। मुठभेड़ की स्मृति हो, इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं।
डन, क्लियर। जल्दी लिख दिया भैया मैंने, हर कुछ है पर पूरा पूरा सही लिखा है बिना देखे। अच्छा, बच्चे भी स्टेटस लगा लेते हैं अपना। पॉपुलर तो कर दिया है तुम लोगों ने थोड़ा बहुत मुझे। चलो, तो ये चैप्टर हमारा के उसमें और क्या क्या कह रहे हैं बच्चे, आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, तो जनरली हाँ ठीक है, ओके डन। तो हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया बेटा, और हम लोगों ने देखा इस टॉपिक्स को और समझा है। अभी तक मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसमें और कुछ समझाने की जरूरत है। क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं, यू आर 100% दिस टॉपिक अंडरस्टैंड? क्या आप लोगों ने इस टॉपिक को 100% समझा है, नहीं समझा है बेटा? एनी स्टूडेंट को डाउट है? जो भी डाउट है आप लोग बिल्कुल बकाया तरीके से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 5 बार पूछेंगे, मैं 10 बार समझाऊंगा बेटा। 100 बार पूछोगे तो भी नहीं घबराऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे 100% जाके जाना है। लास्ट में हम लोग सिर्फ आईएम पे पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग पूरा चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने आज जगह देखी कि प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ा, और प्रतिरक्षा वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इसमें 2 प्रकार की प्रतिरक्षा थी बेटा, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया क्या बोलते हैं कि वो रक्त में पाई जाती है इसलिए बोलते हैं। कोशिका माध्य मतलब जो हमारे शरीर में अंग प्रतिरोपण में काम आए, अंगों को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाए। अंग जैसे हृदय काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, नेत्र काम कर रहे हैं, उसमें काम कौन करेगा? कोशिका माध्य प्रतिरक्षा ही करेगी। कौन काम करेगी? कोशिका माध्य प्रतिरक्षा, सेल मेडिएटेड क्या बोलते हैं भाई साहब प्रतिरक्षा को, मैं भूल गया, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। ठीक है, हाँ, तो ये काम करता है। तो जनरली आज आप समझे इस बात को और एनसीईआरटी पढ़ के आए। ऐसा मतलब नहीं है कि आज यहां से पढ़ लिया तो यहां से एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आएंगे, वापस रिटर्न में एनसीईआरटी पढ़ के आए और अब आगे के एनसीईआरटी पढ़ के आए। कौन सा? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी प्रतिरक्षा बेटा? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि साथ में पढ़ के आएंगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रॉमिस विथ मी पढ़ के आएंगे बेटा? सभी लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी। थक गए भाई पैर सब। अब प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके डन। अब बाय बाय, टेक केयर टू बी ऑल, थैंक यू वेरी मच बीइंग पार्ट ऑफ पीसीआई इंस्टीट्यूट। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, वो ग्रुप उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों तक हम लोग एजुकेशन को पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा विजन हमेशा बेस्ट एजुकेशन का रहा है और हमेशा रहेगा। अफोर्डेबल एजुकेशन और बेस्ट एजुकेशन विद विलेज एरिया के साथ, और उन बच्चों तक पहुंचाएं वो ग्रुप जो बच्चे जनरली पढ़ नहीं रहे हैं या फिर कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, उन तक तो हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो संकुल के स्तर पर पहुंचना था हमारा मकसद, और हमारा मकसद वही रहेगा। इस एजुकेशन सिस्टम में बेटा आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है।
अगर आप साथ है तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी कयामत मुझे नहीं रोक सकती इस सिस्टम को चेंज करने से। पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। मैंने जो भी वादे किए हैं बहुत सोच समझ से किए हैं। अब 95% की लड़ाई को अंत तक पहुंचाओ दोस्त। रियलिटी कह रहा हूं, पूरा साथ मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, तो इसमें एफर्ट आपका लगना है, पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस कुछ और नहीं है। मैं यही नहीं कहता कि 15-15 घंटे पढ़ो और बस जितना पढ़ा है मास्टर उतना पढ़ लो, क्योंकि कोई भी चीज एनसीईआरटी से बाहर एक भी नहीं है। एक शब्द भी अगर मैंने एनसीईआरटी से बाहर पढ़ाया हो तो मेरा नाम बता दो कि मैंने कौन सा चीज बाहर पढ़ाई है। ए टू जेड वही चीज पढ़ा है जो आपने पढ़ा है, तो आप पढ़ के आते हो। तो एनसीईआरटी पढ़कर आइएगा। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।